हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईज की पीटी 365 जो कि हमारी साइंस एंड टेक की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो कि है अदर डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंडिया। इसके अंदर हम लोग स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है इसके बारे में देखेंगे, साथ ही इन स्पेस के बारे में देखेंगे जो कि न्यू यहाँ पे लाया गया। इंडिया की फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और कुछ इसी से रिलेटेड मिसलेनियस टॉपिक को भी कवर करेंगे। टाइम बचेगा तो हम लोग नासा की भी यहाँ पे जो 2 मिशन है इसके बारे में भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन मैं लास्ट लेसन में पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ और फिर आपके लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन मैं पूछी थी। सबसे पहले आपको बताना है कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो इंडिया में है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसका यूज़ करने का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव है न्यूमोनिया और साथ ही साथ मैग्नेटिस और सेप्सिस के अगेंस्ट में। चलिए ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं पता है साइड रखिए। सेकंड है कि डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया का, तो ये इसको रिड्यूस भी कर सकता है। थर्ड है कि ये वैक्सीन जो है आपका इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है। तो देखिए क्या कोई भी वैक्सीन ऐसी है, कोई भी मेडिसिन आज के डेट में आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ें कहा नहीं जा सकता, मेडिसिन के तो होते ही है लेकिन वैक्सीन का ऐसा नहीं है कि कोई भी साइड इफेक्ट या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। मे बी वैक्सीन से जो है ना लोगों को एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। अभी भी आप कोरोना वायरस की वैक्सीन आप देखते हो तो किसी किसी में क्या होता है कि उनको तेज़ फीवर हो जाती है और किसी किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है और नो एलर्जिक रिएक्शन है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेट करने के बाद हमारा 2 ऑप्शन बच जाता है, जिससे ये तो पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। चाहे आप इसमें कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो लेकिन फिर भी आपको एलिमिनेशन मेथड से ये चीज़ें आपको पता चल गया। अब दिमाग लगाना है आपको सेकंड स्टेटमेंट में। देखिए एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है कि एक समय के बाद जो है आपकी बॉडी में वो दवाई भीग जाती है और फिर काम करना बंद कर देता है। तो ड्रग रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी कि उस ड्रग्स का काम करना बॉडी में कम हो जाता है। तो जो ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है ना उसको कम किया जा सकता है। तो ये आप देखो कि अगर एंटीबायोटिक के ऊपर आप डिपेंडेंस होते हो तो ऐसा नहीं है कि जो ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है उसको इंट्रोड्यूस करने में ये आपका इफेक्टिव हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही है आपका, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप जो एंटीबायोटिक लेते हो तो ये भी आपका कहीं से भी ज़रूरी नहीं है कि जो ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है वो कम ही हो जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोग सही मान सकते हो, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये 3 स्टेटमेंट है आपका। देखिए जेनेटिक चेंजेस जो है ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग सेल में, जो कि एक प्रोड्यूस करते हैं या फिर स्पर्म, जो कि प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे पेटेंट्स है पेरेंट है। ओके, सेकंड है कि जो पर्सन की जीनोम है इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉइक स्टेजेस। थर्ड है कि ह्यूमन इंड्यूस जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स है वो कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रॉय ऑफ ए पिग। तो आपको 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे लग रहा होगा कि कहाँ से ये स्टेटमेंट आ गया, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट। अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो ऐसा किया गया है कि इन जो ह्यूमन इंड्यूस्ड ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल है, जो ह्यूमन बींग के अंदर जो ये स्टेम सेल है उसको हम लोग पिग के एम्ब्रॉय में भी इसको डाल सकते हैं, इंजेक्ट करा सकते हैं। तो देखिए कैन बी है और साइंस में कैन बी जो है वो आपका पॉसिबल होता है, वो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है क्योंकि नो बडी नोज़ कि क्या करने से क्या चीज़ें हो, और वो भी जेनेटिक। आप देखो कि जेनेटिक चीज़ों के लिए लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग में लेकर ये सारी चीज़ें अभी आप देखो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना तो वो किस लेवल तक जा सकती है, किस किस फील्ड में वो ऑपरेट हो सकती है, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन हो सकता है, ये चीज़ें डिफाइंड नहीं होती है। तो इसलिए साइंस के क्वेश्चन में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा जो कैन बी वाली स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग करेक्ट मांग लेते हैं। और ये चीज़ें जो है ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि चाइना की ये खबर देखने को मिली थी कि ऐसा काम चाइना के द्वारा किया गया है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो जेनेटिक चेंजेस है उसको हम लोग सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कब? तो जो जो एग लेइंग यहाँ पे है या फिर स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो भी आपके पेरेंट्स है उसमें। तो फर्स्ट तो यहाँ पे करेक्ट है और फर्स्ट जैसे ही करेक्ट है तो आपका 2 स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड आप यहाँ पे करेक्ट मान सकते हो या सेकंड भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि सेकंड में भी कैन बी है, तीनों यहाँ पे कैन बी है, तो कैन बी वाली स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट ही माना जा सकता है साइंस में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको ट्रिक्स तब समझ में आएगा जब आप प्रीलिम्स की यूपीएससी की प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अब आते हैं आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है, ये 2020 में साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जनरल डिफरेंस देखने को मिलेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। फर्स्ट है कि प्लांट सेल में आपका सेलुलोज सेल वॉल होता है, वहीं अगर एनिमल सेल में देखें तो ये नहीं होता है। सेकंड है कि प्लांट सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं जैसा कि एनिमल सेल में होता है। थर्ड है कि जो मैच्योर प्लांट है उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, वहीं एनिमल सेल की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल होते हैं। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे आंसर बतानी है कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
सो देखते हैं अदर डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग। तो देख लेते हैं पहले न्यूज़ में क्यों है, फिर यहाँ पे समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्यों यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा पब्लिश किया गया है और इसका ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का नाम है यहाँ पे स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। इस चीज़ को आप समझोगे तो यहाँ पे जो भी ड्राफ्ट लाए जा रहे हैं इसके अंदर जो भी प्रोविज़न होंगे वो आप इजीली यहाँ पे समझ पाओगे। रिमोट सेंसिंग इट मीन्स कि यहाँ पे सेंस करना, मतलब आप देखो कि एक ऐसा रिमोट है जो कि आपके किसी एरिया, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको मॉनिटर कर सके और डिटेक्ट कर सके सेंस करके। जैसे सेंस करके कुछ आप पता लगा लेते हो ना, जैसे आप जानवरों में देखते हो कि वो सेंस, उनका स्मेलिंग सेंस इतना तेज़ रहता है कि वो कुछ भी पता लगा लेते हैं। तो यही चीज़ें है, रिमोट सेंसिंग एक तरीके का सेंस करना होता है कि किसी एरिया के बारे में जो है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिटेक्ट करना, और बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड और इमिटेड रेडिएशन। कुछ डिस्टेंस तक जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि उनकी रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन है, इमिटेड रेडिएशन है, वो किस तरीके से है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सेंस करना। ठीक है, कुछ एग्जांपल अब आप देखिए। कैमरा ऑन सैटेलाइट और एयरप्लेन, जो सैटेलाइट भेजा जाता है उसमें कैमरा होते हैं, तभी तो हमें जो है उस सैटेलाइट के थ्रू, उस कैमरा के थ्रू जो है सैटेलाइट के हेल्प से हमें इमेजेस मिलते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, कहीं पे भी आज की डेट में मार्स में भी आप देखो गए हैं, मून में भी गए तो वहाँ की भी इमेजेस मिलती है क्योंकि सैटेलाइट में कैमरा फिट होता है। एयरप्लेन्स जो कि यहाँ पे इमेजेस ले पाते हैं लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस का। साथ ही आप देखो कि सोनर सिस्टम जो कि शिप में लगे रहते हैं, ये सोनर सिस्टम होता है स्पेशली फॉर शिप, जो कि यहाँ पे इमेजेस क्रिएट करता है ओशन फ्लोर का। ये सोनर जो सिस्टम है ना, इसी के थ्रू आप देखो कि शिप्स जो है अपनी रास्ता समझती है, वो नेविगेशन करते हैं और वो देखते हैं कि उनके आने वाले रास्ते में कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो वो इमेजेस मिलते रहता है बराबर। शिप्स जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं और उनको जो है आगे का ओशन फ्लोर का उनको इमेजेस मिलते रहता है, बिना किसी यहाँ पे मतलब कि आपको बिना किसी ज़रूरत के कि आप ओशन के बॉटम में जाओ। सारी चीज़ें ये सोनर सिस्टम के थ्रू मिलता है। तो ये सारे क्या है, ये रिमोट सेंसिंग है, सेंस कर लेते हैं, सेंस करके ही पता कर लेते हैं। और जो कैमरा में ये सैटेलाइट लगा रहता है, एयरप्लेन्स होते हैं, ये भी सेंस करके पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई, ये रिमोट सेंसिंग के अंदर आ गई। रिमोट सेंसिंग डेटा में आप देखो कि इनके पास ये एबिलिटी है ना कि वो चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ भी तरीके का चेंजेस हो रहा है हमारे अर्थ में, तो वो भी यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाता है। साथ ही डिफरेंट रेजोल्यूशन में ये ऑब्जर्व भी करते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिपीटिटिव कवरेज है, कुछ यहाँ पे जो कैलिब्रेटेड सेंसर है। तो इतने भारी भरकम शब्दों में मत जाइए, इजी शब्दों में समझने का कोशिश कीजिए कि रिमोट सेंसिंग जो डेटा है ना, वो आपका चेंज करने का भी यहाँ पे एबिलिटी है कि टाइम टू टाइम, जैसे आप देखो कि कभी साइक्लोन आते हैं तो वो भी एक सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि हाँ साइक्लोन की जो प्रवृत्ति है वो किस किस एरिया में आ रही है, और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो भी हमें सैटेलाइट इमेज के थ्रू पता चल जाता है। तो वो चीज़ें कैसे पता चल रहा है, वो डेटा चेंजेस है ना। जैसे आप देखो कि साइक्लोन ओखी आई थी, तो उसका पहले रास्ता था कि वो जो है आंध्र प्रदेश की तरफ थी, लेकिन वो सडन अपना टर्न लेकर जो है वो उड़ीसा वाले तट पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो वो भी क्या था कि ये चीज़ें जो है हमें समझ में आ रहा है रिमोट सेंसिंग के थ्रू। साथ ही स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है, जो कि हमारे स्पेस में इस तरीके का रिमोट सेंसिंग रखा गया है, तो एक तरीके का प्रोसेस है जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एरिया, वो भी आपका सैटेलाइट से या फिर एयरक्राफ्ट से या फिर अनमैन्ड जो एयर व्हीकल होते हैं। अनमैन्ड कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंसान इस व्हीकल में नहीं होते, ये बस आपका एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है जो कि स्पेस में जाता है, और इसके थ्रू जो है यहाँ पे आपका डिटेक्ट किया जाता है और उस एरिया को मॉनिटर भी किया जाता है। तो ये होती है स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी में रखा क्या गया है। तो इस पॉलिसी का मेन एम है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इनकरेज करना हमारे देश में कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इस तरीके के एक्टिविटी में, यानी कि स्पेस बेस्ड जितनी भी रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर को कहना है कि आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना और बेटर तरीके से कमर्शलाइज हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा एरिया हम लोग कवर कर पाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट तरीके के यहाँ पे स्टेक होल्डर्स इंक्लूड हो पाएंगे। पॉलिसी में आप देखो कि सरकार को ये कहा गया है कि हमारे इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करें, जिससे कि हमारे जो स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी इसको प्रमोट किया जाए। साथ ही इजी एक्सेस हो स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग के थ्रू, जो भी डेटा है ना उसको ईजिली एक्सेस कर सके। साथ ही यहाँ पे रियलाइजेशन हो, जो स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे जब भी हमारे देश को ज़रूरत हो तो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग को डेटा अवेलेबल हो सके। साथ ही एक टाइमली और रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, वो भी
हमारे कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारी यहाँ पे पॉलिसी में आपकी बातें रखी गई है। इससे पहले जो रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी थी वो 2011 का था, तो 10 साल हो गए हैं। अब यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये मोर रेस्ट्रिक्टिव था और लेस अपॉर्चुनिटी था सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो ये चीज़ें आप देखो कि इसकी ड्रॉबैक थी, इसलिए इसी को रिफॉर्म करके जो है अब यहाँ पे हमारे यहाँ मोर अपॉर्चुनिटी लाया गया है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। फाइन, तो ये भी याद रखनी है बातें। अब यहाँ पे देखिए कि और मेथड क्या है रिमोट सेंसिंग का। तो आप देखिए ये लिडार, रडार, सोनार, HSI, ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे रिमोट सेंसिंग का। यानी कि आप देखो लिडार, जिसको लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे ऑप्टिकल मेजरमेंट यूज़ किया जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यूज़ किया जाता है, यानी कि लाइट के थ्रू जो है यहाँ पे चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है और उसकी रेंज देखी जाती है, डिस्टेंस देखी जाती है कि वो सामान कितने दूरी पे है। लाइट के ही थ्रू ये पता चलता है, जिसे हम लोग लिडार कहते हैं। और ये क्या हो गया, एक लाइट के थ्रू जो है यहाँ पे सेंस करके जो है चीज़ों को पता कर पा रहे हैं। रडार क्या है, ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, यानी कि रेडियो वेव जो आपको देखने को मिलता है। अब ये रेडियो वेव जो है आपके एटमॉस्फेयर के किस लेयर में रहता है, क्या आप ये बता सकते हो? जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बेजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये रेडियो वेव कहाँ प्रेजेंट होता है? सोचिए, सोच के कमेंट कीजिए। देखिए रेडियो वेव जो आपको देखने को मिलेगा वो एक्सोस्फेयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेसोस्फेयर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रेडियो वेव है ये आते हैं और इसके थ्रू जो है डिटेक्ट किया जाता है और रेंजिंग देखी जाती है कि सामान कितने दूरी पे है, ठीक है। तो इसको हम लोग रडार कहते हैं। लाइट के थ्रू अगर डिटेक्ट करेंगे तो लिडार कहेंगे, वही अगर रेडियो वेव के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करेंगे तो रडार कहेंगे। वही अगर हम लोग साउंड नेविगेशन रेंजिंग अगर देखेंगे तो इसको जो है सोनर कहेंगे। इट मीन्स कि साउंड एक ऐसा सेंस है, साउंड के थ्रू, आवाज़ के थ्रू सेंस किया जाता है कि ये मेनली आप शिप वगैरह में देख सकते हो कि मेनली जो है साउंड के थ्रू, इको के थ्रू पता किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितने दूरी में है। जैसे आप एक्वेटिक एनिमल्स को भी देखते हो कि वो साउंड के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ों को वो कैच कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि ये सोनार भी एक ऐसी यहाँ पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो देख लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है और कहाँ है, ठीक है। वैसे ही हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, HSI है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो है ये पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आप देखो कि वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा और उसको छोटे छोटे बैंड में तोड़ तोड़ के, ठीक है, छोटे छोटे स्पेक्ट्रम बैंड में इस लाइट को तोड़ तोड़ के इसको एनालाइज किया जाएगा। ओके, तो ये सारे मेथड है। आई होप कि अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए स्पेक्ट्रल हो गया, स्पेशियल हो गया, टेम्पोरल हो गया, पोलराइजेशन सिग्नेचर से, ये सब मेजर कैरेक्टरिस्टिक है हमारे रिमोट सेंसिंग की। और साथ ही साथ आप देखो कि स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन आपका इस एरिया से बन जाता है, आपके ABCD बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और बताइए कि किस एरिया में ये रिमोट बेस्ड सेंसिंग का जो है यहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा। तो इसकी जो इस्तेमाल करने की एरिया है वो बहुत वाइड है। आप देखो कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, एग्रीकल्चर एरिया में, साथ ही साथ रूरल और अर्बन डेवलपमेंट में, वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड और गवर्नेंस फील्ड से। तो n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो भी आपका टॉपिक होता है उसके लिए। फाइन, तो आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आ गया स्पेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस भी कहा जा रहा है। तो ये है क्या, एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है जिससे कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सके स्पेस एक्टिविटीज़ में। आप देखो कि प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जाती है, चाहे वो हमारा इंडियन रेलवे हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है इन सारे टेक्नोलॉजी में, इन सारे फील्ड में जब तक प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड नहीं होंगे तब तक हमारी ये सारे सेक्टर्स जो है ना अधिकतर बूस्ट नहीं हो पाएगी। इट मीन्स कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है आज की डेट में एक डेवलप्ड बनने के लिए, तो वो हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के इंक्लूजन से ही ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को या इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एरिया यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर किसी किसी एरिया में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे आप देखो कि प्रोजेक्ट को वो एकदम टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट उनकी रहती है और एकदम टारगेट पे वो उसको अचीव कर पाते हैं। हमारे इंडियन का प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई बात नहीं, एक्सटेंड करने में बहुत माहिर होते हैं। 5 साल में अगर इसको नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले 5 साल में ये हो जाएगा, वो भी नहीं होता है, वो अगले 5 साल में, इस तरीके से चलते रहता है। वो टारगेट बेस्ड काम नहीं करते। तो किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी आप स्कीम को अगर टाइम पे कंप्लीट कराना चाहते हो तो वो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से करती है। इसलिए हमारे इन सारे कोर एरिया में प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूजन ज़रूरी है। साथ ही आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर ना अपने साथ पैसे बहुत लाते हैं, ठीक है।
तो पैसे लाते हैं, यानी कि हमारे कंट्री में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फील्ड है, उसमें आप देखो पैसे की बहुत कमी होती है। इंडियन रेलवे भी जो है पैसे से बहुत कमी जूझ रहे हैं। साथ ही हमारे जो डिस्कॉम कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो उनके पास भी फंड की क्रंचेस देखने को मिलती है। और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाती है तो अपने साथ पैसे लेकर आएंगे। पैसे लेकर आते हैं वो लोग, एक्यूरेसी लेकर आते हैं, परफेक्शन लेकर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी उनसे काफ़ी चीज़ें सीख पाएगी और हमारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो पाएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव अपने माइंड में एस्पेक्ट मत बना के रखिए कि किसी भी चीज़ में सरकार जो है प्राइवेटाइज कर रही है तो हमारा अधिकार छीन रही है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि इन स्पेस की बात। तो इन स्पेस में क्या है कि ये न्यू एंटिटी है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का, जिसमें कि इनके खुद के चेयरपर्सन होंगे और इनका खुद का बोर्ड होगा। यहाँ पे क्या है कि रूटीन सैटेलाइट जो है इसको रेगुलेट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। रूटीन सैटेलाइट होंगे यानी कि टाइमली सैटेलाइट जो लॉन्च करना है, यहाँ पे रॉकेट्स वगैरह का भी ख्याल रखा जाएगा और कमर्शियल लॉन्च सर्विस भी यहाँ पे जो है इसको भी देखा जाएगा थ्रू इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के थ्रू। साथ ही आप देखो कि इनके खुद डायरेक्टरेट्स होंगे, टेक्निकल, लीगल, सेफ्टी और सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और एक्टिविटी प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पे इन स्पेस में जो है ना, इनका खुद का बोर्ड होगा, इनके खुद के चेयरपर्सन होंगे। ये एक तरीके का इंटरफेस जैसा काम करेगा इसरो और प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में, यानी कि एक कम्युनिकेशन लिंक यहाँ पे बैठाया जाएगा इसरो और प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे ऑटोनोमस तरीके से ये काम करेंगे, लेकिन इसरो के साथ साथ ये पैरेलल तरीके से काम भी करेंगे। लेकिन फिर भी ये जो आपका यहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिसे हम लोग न्यू एंटिटीज़ कह रहे हैं, तो इसमें इसरो जो है वो बेसिक बॉडी होगा और वो डिसाइड करेगा कि कौन से मिशंस जो हैं वो यहाँ पे अंडरटेकन होंगे। बट इन स्पेस जो है ना, वो यहाँ पे जो गैप है आज की डेट में हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में, उस गैप को यहाँ पे फिलअप करने के लिए लाया गया है। सेकेंड स्पेस अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये सरकार के द्वारा लास्ट 2 ईयर्स में इसको क्रिएट किया गया और दिस वन वॉज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो पहला क्या था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और सेकंड यहाँ पे क्या है तो इन स्पेस है। तो ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है हम लोग 2020 में देखे थे, तो ये आपका जो है फाउंड किया गया था 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा। और इसमें भी जो इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो गैप है ना, उसको यहाँ पे फिल करना है और इसरो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फैसिलिटेट करना है। साथ ही साथ ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर आती है। और साथ ही साथ आप देखो कि ये जो अंतरिक्ष है उसको ये रिप्लेस नहीं करेगा। काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन भी निकल कर आ रहा है कि डिबेट डिस्कशन भी काफ़ी हुआ था किस तरीके का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अगर हम लोग क्रिएट करते तो इट मीन्स कि अंतरिक्ष जो है, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि सरकार के द्वारा इसको ओन किया गया था 1992 में, तो ये इसको कहीं ना कहीं ये रिप्लेस कर दे। बट नहीं, ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। ओके, तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं इंडिया की फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। रिसेंटली आप देखो कि यहाँ पे दिगांतर है, यानी कि ये इंडिया का फर्स्ट एयर एंड स्पेस सर्वेलेंस कंपनी है जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया है, इंडिया का फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग। और तो पहले आप यहाँ पे समझिए कि स्पेस डेब्रिस का मतलब क्या होता है। डेब्रिस मीन्स कचरा, और जो स्पेस में कचरा है, जैसे कि सैटेलाइट इतने सारे जो लॉन्च किए जाते हैं, तो उसमें से आप देखो कि सिर्फ सैटेलाइट जो है वो आपका रह जाता है, बाकी जो उसके रॉकेट जो भी होते हैं, वो सबके जो पार्ट्स होते हैं वो तो आपके स्पेस में ही घूमते रहते हैं ना, तो वो बहुत सारा कचरा जो है वहाँ पे जम चुका है। तो स्पेस डेब्रिस जो है यहाँ पे आप देखो नेचुरल भी होते हैं, जैसे बहुत सारे आपके पत्थर वगैरह भी देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग मेट्रॉइड्स कहते हैं, जो कि डांस करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वो घूमते रहते हैं छोटे छोटे पत्थर, और आर्टिफिशियल भी होते हैं जो मैन मेड भी होते हैं। तो मेट्रॉइड्स क्या है, इन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि अबाउट द सन, यानी कि सन के चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे प्लानट और भी प्लानट है। और साथ ही साथ आप देखो कि मोस्ट जो आर्टिफिशियल डेब्रिस है वो अर्थ के चारों ओर रहेगा उस ऑर्बिट में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मोर देन 20,000 पीसेस ऑफ डेब्रिस देखने को मिल रहा है कि जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, और ट्रैवल कितने स्पीड से कर रहा है तो 17,500 MPH। ठीक है, फास्ट इनफ टू डैमेज अ सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट, यानी कि इतना तेज़ी से ये घूम रहा है ये सारे कचरे कि हमारी जो स्पेस लॉन्च की जाती है ना, जो हमारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, तो मे बी वो डैमेज कर सकता है अगर उससे टकरा गया, या फिर हमारे सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहे हैं उसको भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस कंसर्न सामने निकल कर आ रहा है, और बहुत सारे आप देखोगे कि देश भी है, चाइना वगैरह, यूएस भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो स्पेस में इतना कचरा हो चुका है ना, एटलीस्ट उसको साफ़ करें जिससे कि जो रॉकेट लॉन्च है वो बेटर तरीके से हो सके, कहीं पे भी इंटरप्शन नहीं हो। साथ ही आप देखो कि देयर आर नो इंटरनेशनल स्पेस लॉ टू क्लीन अप द डेब्रिस इन LEO, यानी कि
लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट की डिस्टेंस क्या होती है, अर्थ से आपको जो है मेनली देखने को मिलेगा कि 300 टू 400 किलोमीटर तक ये इसकी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में जो है कैसे क्लीन करना है उसके लिए कोई इंटरनेशनल कानून ही नहीं है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इतने रॉकेट लॉन्च होंगे, इतने सारे कंट्रीज़ पीछे पड़ जाएंगे रॉकेट लॉन्च करने के लिए, इतने सारे सैटेलाइट आ जाएंगे कि इस तरीके का कचरा भी क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ धरती पर ही कचरा क्रिएट नहीं कर रहे, स्पेस को भी नहीं छोड़े। तो इसे हम लोग स्पेस डेब्रिस कहें। अब इस स्पेस डेब्रिस को जो है मॉनिटर किया जाएगा और ट्रैकिंग सिस्टम भी यहाँ पे लाई गई है जो कि इंडिया का पहला है और इन ऑर्बिट है, यानी कि हमारे अर्थ को मेनली जो कचरा यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है ना उसको यहाँ पे देखा जाएगा। तो चलिए इस सिस्टम के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये सिस्टम जो है रियल टाइम अर्थ कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, यानी कि आप देखो कि एक कॉस्ट एफिशिएंट नैनो सैटेलाइट होगा जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये रखा जाएगा, और एक स्पेस बेस्ड एयर सर्विलांस पेलोड होगा जो कि एक्यूरेट ट्रैकिंग करेगा कि हमारी जो रॉकेट लॉन्च हो रही है तो क्या उसके रास्ते में उस समय में कोई भी मेटेरॉइड्स आएगा कि नहीं, कोई भी यहाँ पे जो मैन मेड पार्टिकल्स है वो यहाँ पे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। ये काम कैसे करेगा, तो टीम डेवलप करेंगे यहाँ पे स्पेस ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग जो कि लिडार के हेल्प से यहाँ पे, ये भी आपका देखो कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसके बेसिस पे यानी कि लाइट के थ्रू जो है हम लोग देख पाएंगे कि उस एरिया में उस रेंज में कितने यहाँ पे पार्टिकल्स है कि नहीं है, और साथ ही डिटेक्ट किया जाएगा और कोई भी स्पेस डेब्रिस है तो उसको यहाँ पे मैप किया जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर्स के साइज़ से है या फिर इससे छोटे अगर साइज़ के है तो उसको मैप किया जाएगा और उसकी डिस्टेंस को देखा भी जाएगा। लिडार क्या है, अभी हमने देखा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि लाइट को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग जो है सेंस कर पाते हैं, ये मशीन सेंस कर पाती है। एक लिडार इंस्ट्रूमेंट जो है ये प्रिंसिपली आपका लेज़र होता है, इसमें एक स्कैनर होता है और एक स्पेशलाइज जीपीएस रिसीवर होता है जो कि वो यहाँ पे एक्यूरेट नेविगेशन बता पाते हैं। तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में, ये याद रखिएगा। ये हमारे इंडिया का फर्स्ट है इन स्पेस, तो इसको भी ध्यान रखना है। और कहाँ है, तो ये है, इसका क्या नाम है, तो दिगांतर, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ ले कि दिगांतर ये आपका न्यूज़ में था किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आपसे हो सकती है कि इंडिया का फर्स्ट एयर एंड स्पेस सर्विलांस कंपनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक भी देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे CMS-01 रिसेंटली इसरो के द्वारा यहाँ पे कंट्री की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका CMS-01 नाम है उसको लॉन्च किया गया। एक्चुअली ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आप देखो तो ये सी बैंड है और एक्सटेंडेड सी बैंड है, यानी कि हमारे इंडियन मेनलैंड को, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड सी बैंड से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो एरिया है मेनलैंड है और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला जो आइलैंड है ना वो भी यहाँ पे कवर हो पाएगा, पूरी तरीके से होल कवरेज है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहने का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेट कर पाना। आज के डेट में आप जब फ़ोन उठाते हो बात करते हो तो कैसे कर पाते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब अंडमान निकोबार में बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जहाँ आप चले जाओ तो वहाँ आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है ना जो कि वो उस आइलैंड को कवर कर सके। तो नाउ ये अब हो चुका है, ये हमारे यहाँ की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है कि अब आप अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की किसी भी कोने में चले जाओ आपका नेटवर्क नहीं हिलने वाला, ठीक है। अच्छी न्यूज़ है, आप लोग घूमने जा सकते हो। साथ ही इस सैटेलाइट से आप देखो कि ये फर्स्ट इन न्यू सीरीज़ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से जो कि इंडिया के द्वारा लाया गया और जीसैट और इनसैट सीरीज़ के बाद से, ठीक है। एस्ट्रोसैट की बात करते हैं, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। तो साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है ये सबसे अर्लीस्ट गैलेक्सी जो कि एस्ट्रोसैट को यूज़ करके ही ये किया गया है। ओके, माय डिवाइस स्टोरेज इज़ फुल, बट कोई नहीं, चलिए देखते। ऑल्सो एस्ट्रोसैट जो है ये अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग ये आपका टेलीस्कोप है जो कि रेयर जो अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार्स है ना उसको स्पॉट करती है। और साथ ही एस्ट्रोसैट की बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और ये हमारे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करती है ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, लो और हाई एनर्जी एक्सरे रीजन में। साथ ही लाइट वेव आप देखो तो जिसमें शॉर्टर वेवलेंथ होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होगा तो यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी होगी, तेज़ी होगी और उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा। सो इस टाइप ऑफ लाइट जैसे कि आपका गामा रेज है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट राइट्स है जिसमें लाइट्स है जिसमें कि आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एनर्जेटिक होते हैं। इसको लॉन्च किया गया 650 किलोमीटर में जो कि इक्वेटोरियल ऑर्बिट के नियर है ये। तो एस्ट्रोसैट के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते ये टेलीस्कोप जो कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है ये 20 साल इसकी ऑपरेशन की कंप्लीट हो गई। ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका एम है कि सोलर सिस्टम को स्टडी करना, सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडी है उसको स्टडी करना और हमारे एक्सटर्नल गैलेक्सी में स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको यहाँ पे स्टडी करना है। ये आप देखो कि जो यहाँ पे लद्दाख में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ना वहीं पे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को ये आपका इंस्टॉल किया गया है। तो टेलीस्कोप यानी कि आप देखते हो कि बहुत दूर तक ये दिखाई देता है इससे और काफ़ी इससे अध्ययन भी किया जाता है।
तो कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया? क्योंकि लद्दाख वाले रीजन में किया गया, तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में कुछ भी हो रहा है ना, तो वो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखो कि रिमोटली ऑपरेटेड है, वो भी सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका नाम जो है ना, इंडिया बॉर्न नोबेल जो न्यूरेट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम पे है। हिमालयन चंद्र जो है, ये आप याद रखना कि इनके नाम पे। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा यहाँ पे फिजिक्स को स्टडी किया गया था विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और उनके द्वारा ही ये प्रूव किया गया था कि अपर लिमिट ऑफ मास, ठीक है, जो भी ड्वार्फ वाइट ड्वार्फ होते हैं उनकी अपर लिमिट यहाँ पे क्या होगी, तो उसके ये इनको चंद्र लिमिट कहा गया था, तो वो इसी के द्वारा जो है यहाँ पे सेट किया गया था। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, पीस प्राइज़ नहीं, नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में, ठीक है। इंडिया का सेकेंड रॉकेट लॉन्च पैड यहाँ पे आपका तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग विजन आइस टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, अभी याद आ रहा होगा आपको, तुतुकुदी, ठीक है। ये टुटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। पहला कहाँ है हमारा, श्री सतीश कोटा, ठीक है, सतीश कोटा, सतीश आंध्र प्रदेश में जो है, और ये सेकंड आपका तमिलनाडु के तुतुकुडी में है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देखो कि वन लॉन्च पैड एक्सक्लूसिवली होगा किसके लिए, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए। जितने भी स्मॉल सैटेलाइट को हम लोग को लॉन्च कराना है, तो अब हम लोग यहीं से लॉन्च कराएंगे। इंडिया के पास अभी एक है जो है यहाँ पे श्रीहरिकोटा, अच्छा वही, मैं थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। और अब यहाँ पे हमारे पास 2 लॉन्च पैड हो चुके हैं। तुतुकुड़ीन को ही चूज़ क्यों किया गया? सबसे पहला इसका लोकेशन, क्योंकि आप देखो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन की ज़रूरत होती है, तो लोकेशन यहाँ पे बहुत सही है। पोलर मिशन से अगर हम लोग देखें तो हरिकोटा से जो PSLV है ना, वो यहाँ पे आप देखो कि डॉगलेग मैन्योर होता है, यानी कि अपने जो स्टेट पाथ है ना उससे वो डेविएट कर जाता है। तो ये आप देखो कि श्रीलंका के ऊपर से होकर ये जाना पड़ता है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। अब PSLV रॉकेट जो है ना, अब वो सीधी जा पाएगी। तो जोग्राफिकल लोकेशन जो यहाँ पे तमिलनाडु की है वो बहुत बेहतरीन है। रॉकेट अगर हम लोग देखें तुतुकुड़ीन से जो यहाँ पे लॉन्च होगा, तो इनको मैन्योर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डेविएशन की ज़रूरत नहीं है, इनको घुमा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सीधे अपने जो है पाथ में चले जाएगी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी, यानी कि तुतुकुड़ी जो है ये 70 to 100 किलोमीटर है इसरो से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है। अर्थ इक्वेटर के प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि इंडिया प्रेफर कर रहे हैं अपने स्पेस स्पोर्ट्स को कि वो क्लोज रहे इक्वेटर से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो ये आपका ईस्ट कोस्ट में है। 2 रीज़न है कि अर्थ की रोटेशन जो है वो स्पीड बूस्ट करती है, यानी कि हमारा जो अर्थ का रोटेशन है उससे क्या होता है ना कि जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आप रॉकेट लॉन्च करते हो ना, तो रॉकेट को एक तरीके का एक बूस्टअप मिलता है, उसमें एनर्जी जो है ज़्यादा आती है, और वो आसानी से जो है ना अर्थ को छोड़ पाते हैं और आराम से जो है स्पेस पे जा पाते हैं। जैसे आप देखो कि अगर आप साइकिल चला रहे हो और इस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो और इसी डायरेक्शन में अगर हवा आती है, तो आप जो है ना और स्पीड चला पाते हो, है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी हवा इसकी स्पीड इस तरफ है, लेकिन आप साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी जो है ना आपको ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है, और मे भी आपको वो रिक्वायर्ड स्पीड नहीं मिल पाता है जितना आपको इस सेम डायरेक्शन में मिलता है। तो वही चीज़ें है कि हम लोग भी रॉकेट उसी डायरेक्शन में छोड़ते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा जो है अर्थ मूव करता है, फाइन। और ये आप देखो कि फेलियर के इवेंट में जो डेब्रिस है ना एक्सप्लोजन का, तो वो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जाके गिर जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन है कि ये भी हमारा जो है अब कचरे जो है इधर उधर लैंड मास में नहीं गिरेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ये हमारे बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगे। तो इसलिए ये 2 रीज़न है यहाँ पे कि हम लोग ये आइलैंड को चूज़ किए हैं। उसके बाद है लिथियम इन स्टार्स, ओके। तो स्टार्स जिसको कि हम लोग कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे लिथियम डिस्ट्रॉय लिथियम एज दे इवॉल्व इनटू द रेड जाइंट। तो ये बताया जा रहा है कि प्लैनेट्स जो है इनके पास ज़्यादा लिथियम होता है अगर हम लोग स्टार के कंपैरिजन में देखें। तो यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बताया जा रहा है। तो ये स्टेलर न्यूबलर है, इससे आपका स्टार निकला एवरेज स्टार है, और साथ ही साथ ये मैसिव स्टार है। मैसिव स्टार में फिर आपका ये कन्वर्ट होता है रेड सुपर जाइंट में, फिर ये सुपरनोवा में, और सुपरनोवा जब ये आपका जब ब्लास्ट होता है तो न्यूट्रॉन स्टार निकलते हैं, ये ब्लैक होल देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग देखें एवरेज स्टार, तो ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि यहाँ पे जो लिथियम है वो रेड जाइंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर प्लानिटरी निब्यूला है, फिर यहाँ पे वाइट डॉर्फ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइफ साइकिल है स्टार का, थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखें। तो अब आते हैं ये सोनिक बूम होता क्या है। तो देखिए सोनिक बूम क्या होता है कि एक थंडर लाइक नॉइज़ होता है
जैसे थंडर स्टॉर्म होते हैं तो कितना तेज़ आवाज़ करता है, वही ये तेज़ आवाज़ करते हैं। लेकिन ये आवाज़ जो है जब कोई एयरक्राफ्ट या अदर टाइप ऑफ एरोस्पेस व्हीकल जो है अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि फ्लाई कर रहे उड़ रहे हैं और ओवरहेड आपके सर से ही ऊपर वो उड़ेंगे तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा आवाज़ उसकी आती है, तो उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। रिसेंटली इस तरीके का आवाज़ जो है बेंगलुरु में सुना गया जब इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फ्लाइट हो रहे थे तब। ठीक है। और जब एयरक्राफ्ट ट्रैवल करते हैं सुपरसोनिक स्पीड से, जो फील्ड ऑफ साउंड वेव्स होता है वो यहाँ पे आपका मूव करता है टू द रियर ऑफ द क्राफ्ट। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखना है। स्पेस ब्रिक्स की बात करते हैं तो रिसर्चर्स जो इसरो से है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से है, उनके द्वारा एक सस्टेनेबल प्रोसेस को डेवलप किया गया है जिससे कि वो स्पेस ब्रिक्स जो है बना सके ल्यूनार सरफेस में। यहाँ पे क्या है कि यूरिया को वो यूज़ करेंगे जो कि ह्यूमन यूरिन से ये मिलता है, जिसको कि यहाँ पे ल्यूनार की जो सॉइल है उसके साथ मिक्स किया जाएगा और ये आपका जो है मून के स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑन द मून। तो ये चीज़ें यहाँ पे कोशिश की जा रही है, चलिए अच्छा है। ईंट बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी स्पेस ईंट। तो मून में जो है इस तरीके का आपका ईंट बनाया जाएगा और मून में जो आपका मिट्टी है उसको मिक्स किया जाएगा जो हमारे ह्यूमन यूरिन है ना उसके साथ। ठीक है। तो ह्यूमन यूरिन में भी जो यूरिया होता है ना उसको यहाँ पे लेकर सॉइल के साथ मिक्स किया जाएगा। तो ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया रखिए कि किस फील्ड से क्या रिलेटेड है। तो